हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार एससीईआरटी की सीरीज़ में हम क्लास 4 के ईवीएस को कवर कर रहे हैं और क्लास 4 का ये तीसरा वीडियो है जिसमें क्लास 4 का जो ईवीएस है पर्यावरण अध्ययन वो समाप्त हो जाएगा और अगली वीडियो में क्लास 4 का नोट्स जंगल में चहल पहल, पिकनिक का है शोर, बिल्ली बैठी घोड़े पर चली जंगल की ओर। चींटी रानी चीनी लाई, गाय ने दी दूध मलाई, चिड़िया ने चावल के संग मीठी खीर खूब पकाई। भालू ने जब थाल सजाया, सजकर बंदर मामा आया, हिरण शेर खरहा गिदड़ जमकर सबने भोग लगाया। खूब खाए हाथी दादा, पेट में तब आई बाधा, चूहे ने इलाज बतलाया, गरम गरम पानी पिलवाया। एक दिन लवली अपने स्कूल से घर जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि एक बैलगाड़ी पर बहुत सारा सामान लदा हुआ है। बैलगाड़ी के दोनों बैलों को इतना सामान खींच कर ले जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। लवली यह देखकर उदास हो गई और सोचने लगी गाड़ी वाहन उसके साथ कैसा सलूक कर रहा होगा। लवली ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी लोग उस गाड़ीवान जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग अपने पशुओं की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करते हैं। लवली की माँ ने बताया कि कुछ जानवरों के पैरों की सुरक्षा के लिए उनके पैरों के खुरों में नाल भी ठोका जाता है, जैसे घोड़े के पैर में नाल। मिक्कू बंदर की कहानी। मिक्कू नाम का एक छोटा बंदर अपने पूरे परिवार के साथ घने जंगल में रहता था। वह हर समय उधम मचाता रहता था। एक बार वह घूमते घूमते गांव में पहुंच गया। उसने एक बच्चे के हाथ से रोटी छीन ली। बच्चा डरकर रोने लगा। तभी वहां पर गांव के अन्य बच्चे भी आ गए। बहुत सारे बच्चों को देखकर मिक्कू बंदर डर गया। उसी समय मिक्कू को खोजते खोजते उसके समूह के अन्य बंदर आ गए। एक वृद्ध बंदर जोर से खिखियाया। बंदरों के समूह से डरकर सभी बच्चे भाग गए। मीकू बंदर दौड़कर अपनी माँ की गोद में सिमट गया। वृद्ध बंदर के इशारे करते ही सभी बंदर आम और जामुन के बगीचे में चले गए। और इस तरह यह चैप्टर समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है ककोलत से कन्याकुमारी। गर्मी की छुट्टियों में नन्ही अंकुर मानिया और स्वीटी अपने दोस्तों के साथ नवादा जिले में स्थित ककोलत घूमने आए थे। नवादा जिले में स्थित ककोलत, यहाँ पहाड़ों के ऊपर से बर्फ पर्यंत एक झरना बहता रहता है। दूर दूर से हजारों लोग उस झरने में स्नान करने आते हैं। सभी बच्चों को नहाने में बहुत मज़ा आ रहा था। नन्ही बोली, इस ठंडे पानी से मुझे निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही है। मान्या ने कहा, ज़्यादा नहाओगी तो इस गर्मी में भी तुम्हें सर्दी लग जाएगी। स्वीटी बोली, घर पर मैं कुएं या चापाकल के पानी से नहाती हूँ, कभी कभी पास के तालाब पर भी चली जाती हूँ। अंकुर ने कहा, मुझे तो नदी में नहाना बहुत अच्छा लगता है। ककोलत का ये जलप्रपात झरना है। स्वीटी पिछली सर्दियों में अपने भैया भाभी के साथ राजगीर गई थी। वहाँ गर्म जल के छोटे छोटे झरने और कुंड है। सर्दियों में गर्म पानी के झरने या कुंड में स्नान करने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये जो गर्म कुंड है राजगीर का ब्रह्म कुंड, जिसे गर्म कुंड भी कहा जाता है, सप्तधारा का चित्र है। लोग स्नान कर रहे हैं इसमें। अंकुर ने बताया, मेरा दोस्त यीशु अपने माता पिता के साथ अपने देश के सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी घूमने गया था। उसने बताया कि कन्याकुमारी हिंद महासागर के तट पर है। हिंद महासागर पानी का बहुत बड़ा भंडार है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। तट पर खड़े होकर सामने से दूसरा किनारा कहीं दिखाई नहीं देता है। और ये कन्याकुमारी का एक पिक है। मान्या बोली, यीशु ने यह भी कहा था कि समुद्र के अंदर शंख, सीप, केकड़ा आदि भी पाए जाते हैं। समुद्र के अंदर या उसके आसपास के पौधे भी कुछ अलग तरह के होते हैं। नन्ही ने कहा, हमारे यहाँ भी तो नदियों तालाबों में अनेक जीव जंतु तथा पौधे पाए जाते हैं।
तो जल स्रोत के नाम, जीव जंतु और पौधों का एक सूची तैयार करना है। स्वीटी ने कहा, पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यह हमारी प्यास बुझाता है, हम इससे नहाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और अन्य चीज़ों में पानी का उपयोग होता है। अंकुर ने कहा, गंगा दशहरा के समय अपने माता पिता के साथ गंगा स्नान करने पटना गया था। गंगा का पवित्र पानी मल मूत्र कूड़े कचड़े से काफ़ी गंदा लग रहा था। मेरा नहाने का उत्साह ही समाप्त हो गया। यानी जो आपकी गंगा नदी है बहुत ही प्रदूषित गंगा का चित्र है। मानिया बोली, यह सच है कि कई लोग पानी में कूड़ा करकट, पॉलीथीन, कपड़ा आदि फेंककर उसे प्रदूषित कर देते हैं। स्वीटी बोली, गंदा पानी हमारे किसी काम का नहीं है। न तो इसे हम पीने के उपयोग में ला सकते हैं, न इससे भोजन बना सकते हैं। अंकुर ने कहा, हमारी शिक्षिका कह रही थी कि गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो जाते हैं। उन्हें हैजा, पेचिस, पीलिया आदि कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। आप भी अपने शिक्षकों से पूछकर पता कीजिए कि प्रदूषित पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो इसे हमें याद रखने की ज़रूरत है कि गंदा पानी की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है। हैजा, पेचिस, पीलिया। मानिया बोली, जो जल इतना महत्वपूर्ण है, हमें उसे न केवल प्रदूषित होने से बचाना चाहिए बल्कि यह हमेशा उपलब्ध रहे कि इसके प्रति भी सचेत रहना चाहिए। अंकुर ने कहा, जल हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसके बिना खाना पीना क्या, जीना भी मुश्किल है। हमें बेवजह जल को बर्बाद करने की आदत से बचना चाहिए। मानिया के शिक्षक ने बताया था कि धूप या गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। बहुत सारी भाप जब ऊपर में मिलती है तो बादल बन जाते हैं। वहीं बादल ठंडे होकर पानी बरसाते हैं। हम लोगों ने पानी के भाप बनने और गिलास की सतह पर पानी के जमा होने की खूबियों को जाना है। पानी की अनेक खूबियाँ हैं। यह अपने में कुछ चीज़ों को घोल लेता है तो कुछ को नहीं। कुछ चीज़ें इसमें तैरती हैं तो कुछ डूब जाती हैं। क्या पानी का कोई स्वाद होता है? नहीं, पानी स्वादहीन होता है। क्या पानी में गंध होती है? नहीं, पानी गंधहीन भी होता है। पानी की उन खूबियों को लिखिए जिन्हें आप जानते हैं। तो पानी स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन होता है। और इस तरह चैप्टर जो है समाप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है हमारे मददगार कामगार। तन पर तेरे कपड़े सुंदर, बोलो कहाँ से आया, काट छाँट कर तेरे लाया, किसने इसे बनाया। लड्डू, पेड़ा और रसगुल्ला खाकर करते हल्ला गुल्ला, तुमने खाई ढेरों मिठाई, अब बतलाओ किसने बनाई। चूड़ी, नेकलेस, टीका, हार, सुंदर तन सजाता कौन, पायल, बिछिया, बेसर जैसा सुंदर गहना गढ़ता कौन। जिस मेज पर लिखते तुम, खाट पलंग पर सोते तुम, इनको कौन बनाता है, उसका नाम सुझाओ तुम। और ये कामगारों के सारणी में दिए गए कामगारों के अलावा हमारे आसपास में और भी बहुत से कामगार रहते हैं। ये कामगार अपने काम से हमें लाभ पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए पत्तल बनाने वाले, भूजा भूजने वाले इत्यादि, ये सभी कामगार हैं। कामगारों की एक दूसरे पर निर्भरता। जिस तरह हम कामगारों पर निर्भर होते हैं उसी तरह कामगार भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। किसान खेतों में अनाज, फल और सब्जियां पैदा करते हैं। इसके अलावा कपास, पटसन, ईख इत्यादि की भी खेती करते हैं। इनसे बहुत प्रकार की उपयोगी चीज़ें बनती हैं। जैसे पटसन से बोरा, थैला, चटाई, रस्सी इत्यादि बनता है। ईख से आपको गुड़। इस तरह किसानों को भी फसल उगाने के लिए विभिन्न प्रकार के औजार, खाद, बीज और पानी की जरूरत होती है। किसानों के उपयोग में आने वाली वस्तु और उनके बनाने वाले कामगार का नाम। तरह तरह के घर। पवन और सोनम घर बनाने का खेल खेल रहे थे। उन्होंने बड़ी छतरियों को खोल रखा था। पवन उन छतरियों को एक पुरानी चादर से ढकने की कोशिश कर रहा था। सोनम दोनों छतरियों को पकड़े हुए उनके बीच बैठी थी। जब उसे लगा कि उसका घर बन गया है तो उसने छतरियों से अपने हाथ हटा लिए, लेकिन ये क्या, अचानक सब कुछ हिला और ढेर हो गया।
छतरिया और चादर दोनों सोनम के ऊपर गिर पड़े। पवन ने पूछा, तो सोनम तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सोनम ने कहा, नहीं, लेकिन पवन, हमें इससे मजबूत घर की ज़रूरत है, हमें इससे मजबूत घर की ज़रूरत है। तुम सही कह रही हो सोनम, पवन ने कहा, इतना बड़ा घर जिसमें हम दोनों आराम से बैठ सके और जो गिरे न गिरे। तभी दादाजी आकर उनके पास बैठकर बोले, लोग तरह तरह के घर बनाते हैं, उनका घर मजबूत रहे इसका भी वे पूरा ध्यान रखते हैं। आपके आसपास किस तरह के घर हैं? मिट्टी और पत्थर के बने घर, ईंट और सीमेंट के बने कच्ची छत वाले घर, ईंट और सीमेंट के बने पक्की छत वाले घर, घास फूस के बने घर, और इसको टिक करने हैं। सोनम दादाजी से बोली, क्या आपके समय भी अभी की तरह के घर होते थे? दादाजी ने बताया, हमारे समय में आज की तरह पक्के घर कम देखने को मिलते थे। बहुमंजिला इमारतें तो होती ही नहीं थी। हमारे समय में मिट्टी और खपरेल के घर होते थे। पवन बोला, अरे हाँ, जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में चाचा जी के पास पटना गया था तो बहुत सारी बहुमंजिला इमारतें देखी। दादाजी ने बताया कि ऐसी बहुमंजिला इमारतें जिनमें लोग रहते हैं उन्हें अपार्टमेंट कहा जाता है। ऐसी बहुमंजिला इमारतों के अंदर 2-3 कमरों के कई छोटे छोटे घर होते हैं। तभी पवन बोला, चाचा जी चौथे तल्ले के फ्लैट में रहते हैं। यह घर मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आता। छत पर जाना मुश्किल और खेलने का कोई जगह नहीं। सोनम बोली, शहरों में इस प्रकार की बहुमंजिला इमारतें बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती हैं? तो आप भी सोचिए, क्योंकि शहरों में जगह कम होता है और जगह की कमी से यहाँ बहुमंजिला इमारतें बनाई जाती हैं। दादाजी ने बताया कि विभिन्न जगहों पर बनाए जाने वाले घर वहाँ के मौसम और वहाँ उपलब्ध सामग्री के अनुरूप होते हैं। उन्हें एक किताब में जगह जगह मिलने वाले घरों के चित्र दिखाए। सोनम ने पूछा, दादाजी ऐसे घर कहाँ कहाँ मिलते हैं? और आप भी एक घर का चित्र देख रहे हैं। यहाँ बांस के खंभों पर जो है घर बनाया गया है, नीचे खंभों पर घर बनाया गया है। ये मनाली ऐसे जगहों पे घर मिलेंगे जहाँ ढेर भारी बारिश होती है, और भारी बारिश वाले जगहों पर ऐसे लकड़ी के बांसों के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। तो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, भारी बारिश होती है, तो वहाँ ऐसे घर मिलेंगे। और ये बर्फ़ का इसे इग्लू कहा जाता है। बर्फीले प्रदेशों में जहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती है, न पत्थर, न ईंट और न ही मिट्टी, यहाँ बर्फ़ की सीलियों के घर बनाए जाते हैं। इन घरों को इग्लू कहते हैं। इन घरों की दीवारें अंदर से छूने पर ठंडी तो लगती है, पर वे बाहर गिरती बर्फ़ और ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देती। अगला चैप्टर है, अजय जब गांव लौटे। लगभग 30 वर्षों के बाद आज अजय अपने पैतृक गांव खुटकट लौटे हैं। यह गांव जमुई जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर है। इसी गांव में दादाजी के साथ उनका बचपन बीता है। वे जब 12 वर्ष के थे तब पिताजी के साथ पढ़ाई करने के लिए बोकारो चले गए थे। अजय अपने गांव आकर काफ़ी प्रसन्न और आश्चर्यचकित हैं। उनके समय में गांव की गलियां कच्ची थीं और घर मिट्टी एवं खपरेल के बने थे। कुछ लोग फूस की झोपड़ियां बनाकर भी रहते थे। शौचालय के लिए लोग नदी किनारे या खुले खेतों में जाते थे। अजय की यादें ताज़ा होने लगी। बाग बगीचे, खेत खलियान याद आने लगे। समय तेजी से बदला। बाहर की तरह गांव के घर भी पक्की ईंटों से बन गए हैं। छत भी सीमेंट की है। रसोई घर बड़ा हो गया और घर में शौचालय भी है। अजय अपने गांव आकर सोच रहे हैं, बांस से बनी चचरी पुल क्या अब भी है? वे अपने विद्यालय इसी चचरी पुल को पार कर जाते थे। गांव के लोगों ने बताया कि आज उसकी जगह पक्के पुल बन गए हैं।
पटना का चिरैया टाट ओवर ब्रिज, राजगीर का रज्जू मार्ग, गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु। ये सब फिगर देखिए आप। अजय पुल पार कर बाजार जाने वाली मुख्य सड़क पर आए। उन्होंने देखा 1.5 किलोमीटर के बीच बाग बगीचे की जगह अब ईंट के चिमनी भट्टे खुल गए हैं। कच्ची ईंट बनाई जा रही है। 8-10 चिमनियों से काला धुआं लगातार निकल रहा था। चिमनी के आसपास एवं सड़क पर चिमनी से निकली धूल, धुआं और राख उड़ रहे थे। ट्रैक्टर के टेलर से खुले में ही मिट्टी, रेत और ईंटों को ढोया जा रहा था। सड़क पर चलना कठिन हो रहा था। उन्होंने अपने नाक और मुंह पर रुमाल रख लिया और बाजार बहुत सारी चीज़ों को गंध और आवाज़ के आधार पर पहचान पाते हैं। इसी प्रकार छूने से भी बहुत सारी बातों का पता चलता है। आपका हाथ जब लैंप से सटता है तो आपको गर्म लगता है और आइसक्रीम ठंडी। सुनो कहानी रामपुर साहाबाद के रहने वाले पद्मश्री भरत मिश्र की। बचपन में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। अगल बगल के लोग कहने लगे, अब इसकी ज़िंदगी भी भीख मांगते गुजरेगी। भरत मिश्र की दादी ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, ये नहीं, लोग इससे भीख मांगेंगे। दादी ने गांव के ही विद्यालय में इनका नाम लिखवा दिया। भरत मिश्र को पढ़ने में लगन लग गई। आगे की पढ़ाई के लिए उनका नाम पटना दृष्टिबाधित विद्यालय में लिखवाया गया। अपनी मेहनत और प्रतिभा की बदौलत उन्होंने न केवल मैट्रिक और इंटर बल्कि राजनीति विज्ञान से एमए और पीएचडी भी की। पीएचडी करने के बाद बहुत सारे विश्वविद्यालयों में उनके व्याख्याता बनने के लिए आवेदन दिया। उन्होंने व्याख्याता बनने के लिए आवेदन दिया। नौकरी देने वाले लोग उनकी आंखें न रहने से हिचक जाते थे। ऐसे ही संघर्ष के समय वे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरि से मिले। राष्ट्रपति भरत मिश्र से मिलकर काफ़ी प्रभावित हुए। उनकी पहल पर मगध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। उनसे पढ़ने वाले विद्यार्थी कहते हैं कि वे भारत संविधान के जाने माने विद्वान थे। उनकी विद्वता से महाविद्यालय के छात्र एवं अध्यापक का सभी प्रभावित थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भरत मिश्र का सामाजिक एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रायः रेडियो से व्याख्यान प्रसारित होता रहता था। इनके मार्गदर्शन में 16 विद्यार्थियों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जब इन्होंने अपनी शादी के लिए अखबारों में विज्ञापन दिया तो 59 प्रस्ताव आए, जिसमें से एक प्रस्ताव डॉक्टर धीरा मिश्र का भी था, जो इनके सुयोग्य जीवन संगिनी बनी। भरत मिश्र की कार्यक्षमता को देखते हुए 1979 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने इन्हें श्रेष्ठ निःशक्त कर्मचारी पुरस्कार दिया तथा 1985 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा इनको पद्मश्री से अलंकृत किया गया। निस्संदेह अंधत्व भरत मिश्र के लिए कभी बाधा नहीं बनी। ऐसे निःशक्त व्यक्ति को आपकी दया नहीं बल्कि प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। इन्हें कार्यों को करने के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। हमारा अगला चैप्टर है चिड़ियाघर की सैर। आज मध्य विद्यालय नगदेवा के बच्चे चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। रेलगाड़ी द्वारा वे जमुई से पटना पहुँचे, फिर टेम्पो पर बैठकर चिड़ियाघर पहुँचे। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। उनके साथ आई शिक्षिका दीदी ने टिकट ली और वे सभी अंदर गए। वहाँ पर हरे भरे वृक्षों के बीच भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी थे। सांप, बंदर, शेर, भालू, बाघ, घड़ियाल, मगरमच्छ, गैंडा आदि। पक्षियों के पिंजरे के पास तो मज़ा ही आ गया। वहाँ एक मोर पंख फैलाकर नाच रहा था। सभी बच्चे एकटक उसका नाच देखने लगे। नीनू बोल उठी, हमने अपनी पर्यावरण की किताब में पढ़ा था कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है।
मोर का नाच देखकर बच्चे आगे बढ़े। तभी उन्हें एक बाघ की गरजने की आवाज़ आई। सब आवाज़ की ओर दौड़े। दीदी ने बताया कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, किंतु आज इसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। अगर यही स्थिति रही तो बाघ हमें सिर्फ तस्वीरों में ही दिखाई पड़ेंगे। चिड़ियाघर में घूमते घूमते सभी तालाब के किनारे पहुंचे। वहां लोग नाव की सैर का मजा ले रहे थे। राहुल बोला, उधर देखो कितने सुंदर कमल के फूल हैं। दीदी बोली, जब हम पावापुरी घूमने गए थे तो वहां मैंने आप सबको कमल के बारे में बताया था। बच्चे घूमते घूमते थक चुके थे। वे सब आराम करने लगे। तभी वन विभाग द्वारा लगाए गए सूचना पट पर काजल की नजर गई। इसमें ऊपर के बीचों बीच 3 मुंह वाली शेर की आकृति बनी हुई थी। उसकी ओर इशारा करते हुए काजल बोली, दीदी यह क्या है? दीदी ने बताया, यह चित्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। यह कई सरकारी कागजों और सरकारी स्थानों पर पाया जाता है। यह सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनाए गए एक स्तंभ से लिया गया है। चित्र में हमें 3 शेर दिख रहे हैं। वास्तव में इस चिन्ह में 4 शेर है, एक पीछे की ओर है। बच्चों, इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। 3 बजने वाले थे। बच्चों ने वहां के जलपान गृह में समोसा खाया और पानी पिया। किसी की जाने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन रेलगाड़ी का समय हो रहा था। सभी बस में बैठकर स्टेशन की ओर चल दिए। रास्ते में आस्था की नज़र एक भवन पर फहरा रहे तिरंगे झंडे पर पड़ी। वह बोली, दीदी यह कौन सा भवन है? यहाँ पर झंडा क्यों फहरा रहा है? आज न तो 15 अगस्त है, न ही 26 जनवरी। दीदी, यह भवन सचिवालय है। यहाँ पर मंत्रियों के कार्यालय हैं और सरकारी कामकाज होता है। यहाँ पर प्रतिदिन झंडा फहराया जाता है। बस अब शहीद स्मारक होते हुए स्टेशन पर पहुँच गई। ट्रेन में दीदी और बच्चे बातचीत करने लगे। मनोज, हमने ये रंग क्यों चुने? दीदी ने इस प्रकार एक चित्र बनाया और समझाया कि प्रत्येक रंग का हमारे लिए अर्थ है। हमारे तिरंगे का केसरी रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, और सफ़ेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है, और हरा रंग खुशहाली और समृद्धि का। चक्र देश की प्रगति और परिवर्तन का प्रतीक है। दीदी ने बच्चों से पूछा कि हम राष्ट्रीय झंडा फहराते समय क्या क्या करते हैं। बच्चों ने बताया, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते हैं, और हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। और ये हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, और हमारा जो राष्ट्रगान है उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए देशभक्ति का प्रतीक बन गया था। इसके अलावा हमारे कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलजीव डॉल्फिन। रेलगाड़ी जमुई स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। तभी आकाश ने कहा, चिड़ियाघर का सैर भी हो गई और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जान भी लिया। आप एक चार्ट पेपर लीजिए, उस पर सभी राष्ट्रीय प्रतीकों का चित्र बनाइए या चिपकाइए। अपने माता पिता से 10, 20 या 50 रुपए का नोट लेकर ध्यान से देखिए और बताइए इसमें नोट पर कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक अंकित है। और इस तरह चैप्टर समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है हमारा लास्ट चैप्टर है, बंटी का सफ़र। सीमा और बंटी अपने माता पिता के साथ बड़ा दिन की छुट्टियों में रांची जाने वाले हैं। उनका घर दानापुर है, जो पटना के निकट गंगा नदी की धारा के 2 भागों में बंट जाने से उभरे दियारे की जमीन पर बसा है। सीमा ने माँ को सामान बांधने में मदद किया तो बंटी ने पिताजी के साथ रास्ते का नाश्ता बनाया। चलने से पहले पिताजी ने पूछा, क्या सारा जरूरी सामान रख लिया गया है?
माँ ने कहा, कपड़े लत्ते, खाना पानी, दवाइयाँ, रुपए पैसे, फोटो, पहचान पत्र, ब्रीफकेस एवं बैग की ताला चाबी आदि हम लोगों ने रख ली है। सीमा ने कहा, जितना भी सामान हम लोग ले जा रहे हैं उसकी मैंने एक सूची भी बना ली है। सीमा, बंटी और उसके माता पिता अपने अपने सामान लेकर नदी की घाट तक आए। वहां से नाव के द्वारा नदी पार कर दानापुर पहुंचे। बस पड़ाव से टेम्पो के द्वारा पटना जंक्शन पर रवाना हुए। बंटी ने कहा, पटना की सड़कों पर आदमी से ज्यादा रिक्शा, टेम्पो, स्कूटर, मोटर साइकिल, जीप, कार आदि की भीड़ है। सीमा बोली, गाड़ियों के शोर एवं धुएं से मेरा जी घबराने लगा है। लड़कियां भी फराटे से उस स्कूटर कार चला रही हैं, जबकि अपने गांव में तो साइकिल चलाने का। अचानक बंटी उंगलियों से इशारा करते हुए बोला, वो देखो, यहाँ लड़कियां भी फराटे से स्कूटर और कार चला रही हैं, जबकि अपने गांव में तो साइकिल चलाने पर भी लोग लड़कियों को रोक टोकते हैं। सीमा हैरानी से देखते हुए बोली, यहाँ लड़के तो लड़के, लड़कियां भी फुल पैंट, जीन्स, कमीज, कुर्ता, टी शर्ट पहने तथा हाथ में मोबाइल फोन घूमते नजर आती हैं, जबकि अपने गांव में तो लड़कियां फ्रॉक, समीज, सलवार या साड़ी पहनती हैं। टिकट कटाकर सभी लोग प्लेटफॉर्म पर आ गए। थोड़ी देर में पटना हटिया एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म के पास आकर रुकी। यात्रीगण रेलगाड़ी पर चढ़ने उतरने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। गाड़ियों के अंदर बैठने के लिए थोड़ी देर तक अफरा तफरी मची रही। सीमा और बंटी लपक कर खिड़कियों के समीप बैठ गए। गार्ड बाबू के हरी झंडी दिखाते ही गाड़ी सीटी देते हुए चल पड़ी। गाड़ी के अंदर काफी गहमा गहमी थी। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे तो कुछ अखबार पढ़ने में मशगूल थे। थोड़ी देर में काला कोट एवं उजला पैंट पहने टिकट जांच करने के लिए 250 रुपये जुर्माने के साथ जहां तक उन्हें जाना था उतने रुपए का टिकट बना दिया। बंटी देखकर दंग था कि कुछ लोग बिना टिकट कटाए यात्रा की कोशिश करते हैं। वह जानता है कि यह एक अपराध है। सीमा बंटी के आसपास ही नीलम, पवन, परमानंद, रेणु, अर्चना और विक्रांत बैठे थे। कुछ ही पल में सबकी आपस में दोस्ती हो गई। नीलम ने कहा, हम लोग पटना घूमने आए थे। सीमा ने पूछा, पटना में आपको किन किन स्थानों को देखा? पवन बोल, हम लोग यहाँ चिड़ियाघर घूमे, जहाँ बहुत तरह के पशु पक्षी हैं। साथ ही साथ गोलघर, पटना संग्रहालय भी देखने गए, जहाँ अनेक तरह का प्राचीन मूर्तियाँ, सिक्के, हथियार, चित्र आदि रखे हैं। नीलम बोली, हम लोगों ने सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म स्थान तख्त हर मंदिर में जाकर अपना माथा टेका। परमानंद कहता, हम लोग गोलघर भी चढ़े। बातें करते करते वे गया पहुंच गए। रेणु बोली, गया एक प्राचीन शहर है। यहाँ का विष्णुपद और मंगला गौरी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। परमानंद ने कहा, गया से ही सटे बोध गया है, जहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के बड़े बड़े मंदिर हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध को यहीं एक पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया से गाड़ी खुली तो सूखी सी फल्गु नदी दिखाई दी, जिस पर बने पुल पर भारी गड़गड़ाहट के साथ गाड़ी गुजर रही थी। जंगल, पहाड़ और पठार दिखने लगे थे। कोडरमा से गाड़ी आगे बढ़ी तो धरती पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देने लगी। शिवा ने पूछा, यह क्या दिख रहा है? गया से गाड़ी खुली, सूखी सी फल्गु नदी दिखाई दी, जिस पर बने पुल की भारी गड़गड़ाहट के साथ गुजर रही थी। जंगल, पहाड़ और पठार दिखने लगे थे। कोडरमा से गाड़ी आगे बढ़ी तो धरती पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देने लगी। सीमा ने पूछा, यह क्या दिख रहा है? रेणु बोली, वह अभ्रक है। कोडरमा से चमचमाते अभ्रक के खान भरे पड़े हैं। कोडरमा में चमचमाते अभ्रक के खान भरे पड़े हैं। अचानक सीमा की नजर एक ऊंचे पहाड़ पर पड़ी, जिस पर एक छोटा सा मंदिर दिख रहा था। अर्चना बोली, यह पारसनाथ का पहाड़ है, जो बिहार और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसके ऊपर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। गाड़ी अब गोमो पहुंचने वाली थी। विक्रांत ने कहा, यह एक ऐतिहासिक महत्व की जगह है। स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने उनके घर में ही कैद कर रखा था। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें चकमा देकर कैद से निकल गए और गोमो से फ्रंटियर मेल पकड़कर पेशावर चले गए। बाद में वहां से अफगानिस्तान, जर्मनी, जापान होते हुए सिंगापुर पहुंचे तथा आज़ाद हिंद फौज की सहायता से अंग्रेजों पर हमला किया। गोमो से गाड़ी खुली। रास्ते में पहाड़ी चट्टानों के बीच से होते
होकर बहती दामोदर नदी दिखाई पड़ी। गाड़ी अपनी गति से आगे बढ़ती हुई बोकारो पहुंची। तभी बंटी ने पूछा, यह चिमनियाँ कैसी हैं जिनसे धुआं निकल रहा है? विक्रांत ने कहा, बोकारो में इस्पात कारखाना है, ये चिमनियाँ उसी की हैं। बोकारो में से गाड़ी खुली तो झालदा पहुंची। वहां कई यात्री चढ़े जो बांग्ला बोल रहे थे। बंटी के माँ ने कहा, झालदा पश्चिम बंगाल में है, यहाँ के ज़्यादातर निवासी बांग्ला बोलते हैं। गाड़ी अब रांची पहुंच चुकी थी। निशिकांत और इंदु उन्हें लेने आए थे। घर जाने के रास्ते में अलग ढंग से साड़ी लपेटे महिलाओं का समूह दिखाई दिया जो अपनी भाषा में कोई गीत गा रही थी। निशिकांत ने कहा, ये उरांव जनजाति की महिलाएं हैं। झारखंड में इनके अतिरिक्त बिरहोर, मुंडा, संथाल आदि जनजातियां भी रहती हैं। इनकी बोली भी अलग अलग है। उरांव कुडुख बोलते हैं तो मुंडा मुंडारी और संथालू इंदु बोली। झारखंड में इसके अतिरिक्त सादरी, नागपुरी और खोरठा भी बोली जाती है। बंटी ने कहा, हमारे बिहार में काफ़ी भाषाई विविधता है। पटना, गया, नालंदा के लोग मगही बोलते हैं तो वैशाली, मुजफ्फरपुर में बजिका, दरभंगा, मधुबनी में मैथिली बोली जाती है तो मुंगेर, भागलपुर में अंगिका, भोजपुर, रोहतास के लोग भोजपुरी बोलते हैं। छुट्टियों में सीमा बंटी ने सबके साथ रांची में भारी मशीन का कारखाना, कांके का पागल खाना और नेतरहाट एवं जोन्हा का जलप्रपात देखा। छुट्टियां बिताकर वे वापस घर लौटे। इससे वे बहुत खुश थी। और इस तरह हमारा चैप्टर समाप्त होता है। ये क्लास 4 का जो अभ्यास है वो समाप्त होता है और अगले वीडियो में आपको इसकी समरी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जय हिंद।